निर्माता सदस्य के रूप में हमारे आदिवासी ऐतिहासिक महापुरुष जयपाल सिंह जी मुंडा जी के चरणों में भी नमन जोहार। साथ ही आज हमारे बाबा साहेब की जयंती जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इस धरती के अणी धूल मूल न धनी भारत देश के मूल लेटी मूल बीज भारत भूमि के मालिकों को भी मेरा जय जोहार। मेरे से पहले हमारे बीच में हमारे लट्ठा साहब मौजूद हैं जिन्होंने काफी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी, तो उसी के आधार पर एक बात मैं भी रिपीट करना चाहूंगा। हमारे लट्ठा साहब ने बताया था कि भारत देश का नामकरण है, वो नामकरण आदिवासियों के नाम से भारत का नामकरण हुआ है। जिस तरीके से हमें इंडिजिनियस बोला जाता है, इंडोज दैट्स इंडिया, यानी हमारे आदिवासियों के नाम पर ही भारत देश का इंडिया का नामकरण हुआ है। तो हम लोग बताना चाहते कि ये जो धरती है, ये जो भूमि है, इस पर आदिवासियों की भूमि पर भारत खड़ा हुआ है, भारत की भूमि पर आदिवासी खड़ा नहीं है। ये बात हम लोगों को जाननी होगी, समझनी होगी। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ हम लोगों को भारत देश का मूल मालिक माना हुआ है, लेकिन हमारे जो मूल मालिक हैं, मूल मालिकों की दशा आज क्या हो गई है, इसको हम लोगों को समझना होगा। एक समय में आदिवासी जो थे 8वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर आदिवासी हमारे राजा हुआ करते थे, और 13वीं शताब्दी के बाद हमारे लोग योद्धा वीर महापुरुष बने थे, और 16वीं शताब्दी के बाद में हमारे लोग किसान और पशुपालक बने थे, और 18वीं से 20वीं सदी के अंदर हमारे जो लोग थे वो किसान और पशुपालक के बाद में मजदूर बन गए थे, और आज की तारीख में हमारे लोग मजबूर बन गए हैं। तो उस मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एक जगह पर आना होगा। बाबा साहब ने बताया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये जो 3 बातें बताई थी, उसमें पहली बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, शिक्षित बनो। अगर हम लोग शिक्षित बनते तो शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और जिस इंसान के अंदर सवाल पैदा होंगे वो आदमी तर्कशील बनेगा, और जो व्यक्ति तर्कशील बनेगा वो व्यक्ति असंवैधानिक बातों को, अलोकतांत्रिक बातों को, अपने पाखंडवाद को, अंधभक्ति को त्याग देगा, और वास्तविक बातों को मानेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानेगा, और हमारे जीवन शैली को एक आदर्श जीवन शैली में परिवर्तित करेगा। हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस समय हमारे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब एक लैंड से धीरे धीरे एक लैंड जो होता है वो धीरे धीरे भस्म होकर के इस धरती का निर्माण होता है। धरती का निर्माण होने के बाद में इस धरती पर आपका पानी का जलमंडल का निर्माण होता है। जलमंडल के निर्माण के बाद में आप लोगों का जीवन जीने के लिए वायुमंडल का निर्माण होता है। ये तीनों मंडल मिलकर, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारे लोग जिस समय अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ, जिस समय सिंधु सभ्यता आई, जिस समय मोहनजोदड़ो की सभ्यता आई, जिस समय हड़प्पा की सभ्यता आई, उस समय से हमारे लोग, आदिवासी लोग इस प्रकृति के साथ में, इस कुदरत के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए निरंतर तरीके से हमारी नैसर्गिक जीवन शैली को लगातार मजबूत करते आए। तो आज कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, उन लोगों ने हमारी जो मूल नैसर्गिक जीवन पद्धति थी, हमारी जो मूल हमारी संस्कृति थी, हमारी जो मूल बोली थी, हमारी जो मूल पहनावा था,
हमारी उस संस्कृति को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया। तो हमें हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारा जो मूल पहनावा है, हमारी जो मूल बोली है, उसको हम लोगों को बरकरार रखनी होगी। हम लोग ये बताना भी चाहते कि हमें जो आरक्षण का प्रावधान मिला हुआ है, वो आरक्षण का प्रावधान भी हमारे जो मूल बोली है, हमारी जो मूल पहनावा है, हमारा जो मूल संस्कृति है, उसी आधार पर हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। जिस तरीके से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत लड़ाई है। आज आरक्षण की अपन बात कर रहे हैं तो हमारे सभी बुद्धिजीवियों से हम लोग लगातार सवाल करते हैं। हम लोग ये पूछते हैं कि हमारे आदिवासियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए या फिर हमारा मूल जो संवैधानिक प्रावधान है उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हमारे लोग कहते हैं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में ये लिखा हुआ है कि लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के आधार पर हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो शेड्यूल एरिया इलाका है, ट्राइबल टीएसपी का इलाका आता है। तो हम लोगों की व्यवस्था का मूल जो हमारा अनुच्छेद है, मूल जो आर्टिकल है, वो 244(1) के आधार पर हम लोगों को आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। ये बहुत मजबूती से लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। आज हमारे इलाके में काफी अच्छा जनजागरण हो रहा है और जनजागरण की वजह से पहले हमारे लोग बोलते थे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, ये लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में हमारे जो इलाका है उस इलाके में ऐसा अनुच्छेद हमारे पे लागू नहीं होता है। हम लोगों का जो मूल अनुच्छेद है वो हम लोगों को 244(1) के तहत मिलना चाहिए। तो इस बात की लड़ाई को लेकर हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने के लिए हमारे समाज को मिलकर के बहुत बड़ी ताकत बनानी होगी। आज हमारे पूरे इलाके में, चाहे हमारे राजस्थान में हो, चाहे आपके गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, हर जगह पर इस देश के मूल मालिकों के साथ में लगातार शोषण हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग, जानकार लोग या अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे चल करके हमारे समाज के जनजागरण की मुहिम का हिस्सा नहीं बन रहे। तो हम लोग ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों को सारा सिस्टम त्यागना होगा। हमें किसी पार्टी बेस पर काम नहीं करना, लेकिन हम लोगों को आदिवासी परिवार की विचारधारा सबके अंदर डालनी होगी। और आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ हम लोग एक परिवार मानकर, एक यूनिटी मानकर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज एक होगा और आगे चलकर हम लोग बहुत मजबूती से हमें जितने भी प्रावधान मिले हुए हैं वो हम वापस ले पाएंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं, कोई कोई हम लोगों को कहते हैं कि नक्सलवादी है, ये नहीं मानते, देवी नहीं मानते, इस तरीके की भी बातें होती है। तो उसके लिए भी हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम लोग किसी देवी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग वास्तविक बातों को मानते हैं और वास्तविक बातें, प्रमाणित बातें, वैज्ञानिक बातों को हम लोग मानते हैं। जैसे हमारा समाज कई समय से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हमारा दृश्य उपासक शक्ति के रूप में हमारा समाज कई समय से उपासना करता आया है। आप लोग देख सकते हो, जब हमारा समाज, हमारे पूर्वज खत्रीज बाबसी की उपासना करता है, तब आप आराम से दृश्य शक्ति के रूप में देख सकते हो कि हमारे कोई भी पूर्वज वापसी है वो उसके ऊपर चढ़ता है और जो ये अपने जो पूर्वज वापसी का नाम है वो नाम लेके ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। तो इस दृश्य उपासक शक्ति को हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग किसी, जिसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं हो, ऐसी बातों को नकारते हैं। हम लोग ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वास्तविक बातों को मानते हैं। एक और बात हम लोग बता के जाना चाहेंगे, हम लोगों का समाज जो है पूरे इलाके के अंदर हम लोग देख रहे हैं, हमारे समाज के अंदर सिर्फ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारे समाज में नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है।
अभी हम लोग बोल तो रहे, लेकिन कई सारे भाई नियंत्रित नहीं होकर साइड में बैठे हुए, इधर बैठे हुए। तो हम लोगों को सबसे पहले नियंत्रण में रहना सीखना होगा, अनुशासन में रहना सीखना होगा और अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी। और जानकारी हासिल करने के बाद हम लोगों की ये जो लड़ाई होगी वो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। सबसे पहले नियंत्रण की व्यवस्था बनानी होगी और उसके बाद हम लोगों को निर्देशन की व्यवस्था बनानी होगी। जो निर्देशन होगा, पहले अधिकतम लोगों की काउंसिल में यह निर्णय होगा, निर्देशनकर्ता बनेंगे और उस निर्देशों पे पालन होगा तो निश्चित तौर पर हमारा समाज यूनिटी में आ सकता है और इस लड़ाई को बहुत मजबूती से जीत सकता है। कई सारी बातों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे भी बोला जाता है कि एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि हम बाद में हैं, हम लोग पहले समाज के व्यक्ति हैं और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के जनजागरण की वजह से आज हम लोग जनप्रतिनिधि। तो हम लोग जनप्रतिनिधि पर भी विशेष बात बता के जाना चाहते हैं। हम लोगों को हमारे जितने प्रावधान है, हम बात तो कर रहे हैं सारे अनुच्छेदों की, बात तो कर रहे हैं 5वीं अनुसूची की, लेकिन हम लोगों के ये जो प्रावधान मिले हुए हैं वो किस तरीके से लागू हो सकते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उस पर हम लोग बताना चाहते हैं। अभी तक जितने आप लोगों ने, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग, आपके गुजरात गांधीनगर में बैठे हुए लोग, जो आपके बीच में नाम फाइनल करके यहाँ पर जो कैंडिडेट भेजते हैं, उस आदमी को आप बिना सोचे समझे सीधा हमारा जो करोड़ों अरबों रुपए का जो वोट होता है वो दान कर देते हो। तो आप आज दिन तक केवल वोट डालना सीखे हो। तो अब हम लोग बताना चाहते हैं कि वोट डालना नहीं, हम लोगों को सिलेक्शन करना सीखना होगा। सब लोगों की काउंसिल मिलनी चाहिए, सब लोग मिलकर के आम राय बनाने चाहिए और सबके बीच में ये तय होना चाहिए कि हमारा ये आदमी है जो समाज के लिए काम कर रहा है, उस आदमी का चयन होना चाहिए, सिलेक्शन करना होगा आपको। तो वो आदमी अगर आपका संसद में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, तो वहां टेबल बजा बजा करके ये बताएगा कि हमारे भाई 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान है, 244 वन मूल भावना के अनुरूप आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा वो आदमी वहां बोल सकता है। और आज दिन तक जो आप गुलाम लोग लगातार अंधे बोबड़े जो लोग भेज रहे हो, वो आपके लिए कुछ भी कभी करने वाले नहीं है। हम लोगों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक और बात बता के जाना चाहेंगे, आज भी अगर हमारे आदिवासी समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए अगर काम नहीं करते, तो आपने देखा होगा आज आपके जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति खत्म हो चुकी है। आज आपके जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु की प्रजाति खत्म हो चुकी है। तो अगर आज भी अगर हम लोग समाज के लिए काम नहीं करते, तो आने वाले समाज के लिए आदिवासी भी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आदिवासी बचाओ की मुहिम में आप लोगों को शामिल होना होगा। अभी जिस प्रकार का जनजागरण चल रहा है, उस जनजागरण में हम कह रहे पूरे जीव जगत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सृष्टि पर जितना जीव जगत है, सबका कल्याण के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए अगर किसी ने काम किया है, तो हमारे कई बुद्धिजीवी लगातार जनजागरण के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो हम पूरी प्रकृति बचाओ के अभियान में हम लोगों को लगना होगा, पूरी सृष्टि को भी बचाना होगा और एक आदर्श मार्ग दिखाना होगा पूरी दुनिया को। अगर वो कोई काम कर सकता है, तो आज की तारीख में हमारे लिए कई विद्वान लगातार तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, लगातार जानकारी जुटा रहे हैं और उस जानकारी के आधार पर हमारे समुदाय को एक करने का काम किया जा रहा है। हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि कई लोग पहले जय जोहार के नाम पर काफी विरोध करते थे, तो अब आज की तारीख में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जय जोहार के नाम से पूरे देश का आदिवासी एक हो रहा है। इस जय जोहार की बहुत बड़ी ताकत, आज जितनी बड़ी ताकत बनी है कि पूरे देश का आदिवासी एक यूनिटी में मिलकर के काम कर रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब या कोई अपने पाड़ी अपने अणी तरती बोले रेके तेमने तेम बीजी तरती भी रेके, कुकड़ों में तो यह बोले तेमने तेम बीजी तरती भी बोले। तो जब जानवर अपनी मूल बोली, अपना उद्बोधन शब्द नहीं बुलाए, जब पक्षी अपना उद्बोधन शब्द नहीं बुलाए, तो हम तो इंसान हैं यार। तो हमारे बाप का जो मूल उद्बोधन शब्द है, उसको बड़े गर्व के साथ में आप लोगों को बोलना होगा।
एक और बात हम लोग आपको बता के जाना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज दो नर नारी के जोड़े से ही नव जीवन उत्पन्न होगा, ऐसा मतलब मान करके हमारे लोग काम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है कि हमारे लिए सफेद जो झंडा होगा वो पितृ सत्तात्मकता का प्रतीक होगा, लाल झंडा जो होगा वो मातृ सत्तात्मकता का झंडा होगा। तो दोनों को बराबरी का, समानता का अधिकार किसी समाज ने दिया है तो हमारे समाज ने दिया है। तो हम लोग ये बता के जाना चाहते हैं कि आज से आप लोगों को प्रण लेना होगा, आज से आप लोगों को ठानना होगा कि हमारे बाप का झंडा हमारे घर पर गाड़ेंगे और बाप का झंडा सफेद झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही हमारे मातृ सत्तात्मकता के आधार पर हमारी माता का जो झंडा होता है, हमारी देवी का झंडा होता है, उस लाल झंडे को भी हम लोग लगा सकते हैं। और आप लोगों को पाखंडवादियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम, पाखंडवादी जो इस प्रकार से हमारे इलाके में दूसरे जो झंडे फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको उखाड़ के फेंक देना होगा और बहुत संवैधानिक तरीके से आप लोगों को काम करना होगा। संवैधानिक आधार पर हम लोगों को भारत की विधि, भारत का जो संविधान है उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितने यहाँ पर पढ़ने वाले या पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं एक बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत देश के संविधान की उद्देशिका याद कर लीजिए, काफी सारी चीजों का समाधान उसी में हो जाएगा। तो आप लोगों को बता के जाना चाहता हूं कि यह संविधान की उद्देशिका क्या है, इसको भी आप लोग सुनोगे तो ज्यादा आपके दिमाग में रहेगी। भारत के संविधान की उद्देशिका कुछ इस प्रकार से थी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना अवसर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अवसर की समानता और उसमें अखंड भारत के निर्माण के लिए क्या उसमें दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और स्वयं अर्पित करते हैं। कुछ इस प्रकार से शानदार इसकी उद्देशिका बनाई थी। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब ने उद्देशिका बनाई थी, इसमें हमारे ऐतिहासिक महापुरुष रहे जयपाल सिंह जी मुंडा जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था इस उद्देशिका को बनाने में, और 40% शब्द उन लोगों ने, हमारे जयपाल सिंह जी मुंडा जी ने उनमें दिए थे। तो हमारे जो लोग हैं, एक और बात हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जाना चाहेंगे कि हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो समुदाय है, वो हमेशा से आविष्कार करता रहा है। हर चीज का आविष्कार हमारे लोगों ने किया। आपने देखा होगा रोटा बनाने वाले कासोट, जाओ, कासोट का आविष्कार हमारे लोगों ने किया और उन लोगों ने व्यापारीकरण करने के लिए परत का निर्माण किया। हमारे लोगों ने चम्मच का हमारे लोगों ने साठवो जाओ रापखाड़ डोयो का निर्माण हमारे आदिवासियों ने किया और उन लोगों ने चम्मच का निर्माण किया। फिर आपको खेल की बात बताता हूं। ये गुल्ली डंडो रमता जोर जोर, इसका आविष्कार हमारे लोगों ने किया और उन लोगों ने क्रिकेट का आविष्कार किया। हमारे लोग पहले राम गोपाल जी रमता है, ग्वाल जाता नहीं रमता, उसी के बदले में उन्होंने खो का आविष्कार किया। तो हम ये इसके माध्यम से, खेल के माध्यम से तो ये विशेषकर बता के जाना चाहते हैं कि हमारे शारीरिक व्यायाम के लिए खेल हमारे लोग बहुत पहले विकसित कर चुके थे। वो शारीरिक व्यायाम हमारे लोग लगातार काम करते हुए कर रहे थे। आज की तारीख में वो सारे खेल खत्म हो गए, वो खेल खत्म हो गए तो हमारे बच्चे फ्री हो गए, हमारे बच्चे बिल्कुल फ्री हो गए। तो वो शारीरिक ऊर्जा कहाँ खत्म करेंगे? तो वो हमारे शारीरिक ऊर्जा हमारे इलाके में तो देख रहे हैं कि 12 से 13, 14, 15 साल के बालक बालिका भग जाते।
तो कहीं ना कहीं पहले हमारे लोग बहुत बिजी रहा करते थे, ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी जिससे हमारे लोग आदर्श अपने आप में सभ्य तरीके से जीवन जीते थे। और आज की तारीख में सारी विदेशी संस्कृतिकरण ज्यादा हुआ, उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि विदेशी जो संस्कृतिकरण हो रहा है उसको लात मार दीजिए और हमारा जो संस्कृति है पुरखों के द्वारा मिली हुई है उसको बचा कर रख लीजिए। निश्चित तौर पर हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। हमारा यह आने का तभी सार्थक हो सकता है जब आप लोग ये समझ करके हम लोग जो बात बता के जा रहे हैं उसके आधार पर आप लोग काम करें। ये जो दो व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बता के जा रहे हैं, नियंत्रण और निर्देशन की ये व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे समाज का जो काम है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। और इसके आधार पर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग लगातार तरीके से हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा के निर्माण के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन रूढ़िगत ग्राम सभा हमारी होगी मजबूत, सब होगा, लेकिन ज्यादा हम लोगों को अब हमें राजा बनने के लिए काम करना होगा। एक समय ऐसा था जब महाजी महाराज 400 साल पहले ये बता के गए थे कि सोरा आवने वाला समय में के रखते दूर जा दिवे लागी जाए, आमना वाला समय में सोरा के रखते बाहरे बात थाई जाए, आमना वाला समय में सोरे आकाश में वाट पड़ी जाए, आवना वाला समय में बड़दन पार उतरी जाए, आवना वाला समय में पानी कोटे सड़ी जाए और लास्ट युग में कालिया थारे राजा भी जाएला। ये ऐसा बोल के गए हैं हमारे 400 साल पहले। तो आज के बाद ये आप लोगों को प्रण लेना होगा कि हमें पुनः राजा बनने के लिए काम करना होगा। और आज पूरे इलाके के अंदर अपने लोग कोई कोई होंगे, वो लोग ऐसा सोच के काम कर रहे हैं कि हम लोग तो वार्ड पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमएलए बनेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। उन लोगों को भी हम उन्मुलान करते हुए बताना चाहते हैं कि हमारी इतनी छोटी सोच भी नहीं है, हमारे पुरखों का सपना रहा है। पहले हमारा जम्मू खंड अलग था, तो अब हम भी ये प्रण ले चुके हैं कि जब तक हमारे अंदर, जब तक खून का एक एक रक्त का कण मौजूद है, तब तक संघर्ष करेंगे। लेकिन हमारा अलग सेपरेट भिल प्रदेश बनाएंगे और भिल प्रदेश बनाने के बाद में हमारे ये एमएलए तक ही नहीं, हमारा अलग एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। ये बात हम लोग पूरे इलाके में कह रहे हैं। तो आने वाले समय में कितने लोग तैयार हो, सेपरेट हमारा भिल प्रदेश होना चाहिए। आपका जोश जुनून देख करके लगता है कि निश्चित तौर पर हमारा भिल प्रदेश सेपरेट अलग बनेगा और हमारा राज पुनः आएगा, हम लोग पुनः राजा बनेंगे। जिस प्रकार से पहले हम लोग राजा थे, वैसे पुनः हम लोगों को राजा बनना है। उसकी तैयारी हम सब लोगों को मिलकर करनी होगी। निश्चित तौर पर आने वाला जो भविष्य होगा वो काफी उज्जवल होगा, शानदार होगा। और एक और बात आपके बीच में रख के जाना चाहेंगे कि आपके इलाके में कुछ लोग या हमारे आदिवासी लोग हमारे बहन बेटियों की या इस प्रकार से दूसरे समुदाय के लोगों के साथ में शादी करवा रहे हैं। उन लोगों से हमारा बहुत बड़ा अनुरोध है कि दूसरे लोगों से शादी नहीं करवाएं। आप लोग हमारे समाज के अंदर बहुत लंबा चौड़ा हमारा समाज, हमारा परिवार है। आप राजस्थान में हमारे उधर भी रिश्ते करवा लीजिए, लेकिन हमारे ये जो लोग कुछ है वो लगातार मानव तस्करी का काम कर रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और बात हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनानी होगी। हमारे गुजरात का जो शेड्यूल इलाका है, राजस्थान का शेड्यूल इलाका है, उन लोगों को मिलकर गुजरात वालों के लिए बहुत बड़ी पहल करने की जरूरत है। हमारे गुजरात के अंदर कई सारे दूसरे लोग हमारे एसटी बनकर एसटी का सर्टिफिकेट लेकर के हमारे लोगों के जो हक का जो सारा मामला है वो हजम कर रहे हैं। तो उनका पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना होगा और उनको पुनः हमारे शेड्यूल ट्राइब से बाहर करने होंगे। ये बात आप लोगों को संकल्प लेनी होगी।
तो निश्चित तौर पर आज आप लोगों ने हमारे को यहाँ पर बुलाया। मैं भी कोई इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हो। हम लोगों को जब भी कहीं आह्वान किया जाता है तो हम लोग निरंतर तरीके से 24 घंटे काम करते हैं। मैं भी एजुकेशन में देखा जाए तो 4.5 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी बीएड भी कर रखा है और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से एमएससी भी कर रखा है। इतना एजुकेशन जुटाने के बाद मेरे 2018 में पटना एम्स में सिलेक्शन होता है, लेकिन मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करके हमारे समाज के लिए उलगुलान का काम निरंतर तरीके से कर रहे हैं। और आगे भी हम लोगों को ऐसे अच्छे लड़कों को तैयार होना होगा, हमारे समाज के लिए उलगुलान करना होगा। जिस प्रकार से भगवा ये डाल करके कई सारे लोग 20 से 30 साल की उम्र के कई सारे लोग निकल करके हमारे समाज को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे समाज को बचाने के लिए भी कई ऐसे नौजवान साथियों को तैयार होना होगा। और आगे चलकर हमारे समाज को मजबूत करने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। ये मैं आप लोगों के बीच में बात रख के जाना चाहूंगा। और साथ ही आप सब लोगों ने यहाँ पर काफी समय से यहाँ पर आप हो और हमारी काफी परेशान भी हो रहे हो, लेकिन आदिवासी का साला खून ऐसा है कि कितने भी गर्मी आ जाए, कितना भी कुछ भी बड़ा संकट आ जाए तो भी उस संकट का सामना करने का साहस अगर किसी में है तो वो आदिवासी के अंदर है। तो निश्चित तौर पर आप सब साहसी कौम को, वीर कौम को, लड़ाकू कौम को मेरा जोहार नमन। और आगे भी आप निश्चित तौर पर इस पहले तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो हमारे बहुत जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी थी, तीर धनुष के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन आज हम लोगों को संवैधानिक तरीके से जन जागरण के माध्यम से अच्छा पढ़ लिख करके, अच्छा जानकर कार बनकर, अच्छा बोलना सीखते हुए हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है और हम लोगों को ये लड़ाई लड़कर जीतनी होगी। ये हम लोगों को संकल्प लेना होगा। और आप सबने मुझे ये इतना मान सम्मान दिया, इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। और नेक्स्ट बार अपन मिलेंगे। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। खूब खूब धन्यवाद।